Question number 3. ABC Limited company currently sells for rupees 32.5 per share. In an attempt to determine if ABC Limited is fairly priced, an analyst has assembled the following information. तो एबीसी का जो शेयर है वो अभी मार्केट में 32.5 पे चल रहा है। ठीक है। अब एक तरफ रियल एक्चुअल मार्केट प्राइस रहता है तो दूसरी तरफ अपना खुद का वैल्यूएशन का टेक्निक रहता है। ठीक है। तो वैल्यूएशन टेक्निक उसके हिसाब से जो शेयर का प्राइस आता है उसको अपन कंपेयर करते हैं विद मार्केट प्राइस। ठीक है। तो वैल्यूएशन टेक्निक जनरली ज्यादा एक्यूरेट गिना जाता है। ठीक है कि उसका रियल वैल्यू क्या आना चाहिए। अब ये वैल्यू से अगर शेयर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो ज्यादा है तो अपन बोलेंगे ओवर प्राइस्ड है, मत खरीद। और अगर हमने जो वैल्यू निकाला उससे मार्केट प्राइस कम चल रहा है तो अपन बोलेंगे ये अंडर प्राइस है, अभी मौका है, शेयर खरीद लो, भाव बढ़ेगा। ठीक है। तो ये 32.5 ये रियल वैल्यू नहीं है, ये अभी का मार्केट प्राइस है जिसपे हम लोग बोल सकते हैं वॉलीटिलिटी का एक एलिमेंट रहेगा, स्पेकुलेशन का एक एलिमेंट रहेगा। तो अपने को खुद को शेयर का रियल प्राइस फाइंड करके इससे कंपेयर करना है। ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है। द बिफोर टैक्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एबीसी लिमिटेड डेट्स प्रीफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक आर 7, 6.8 एंड 11% रिस्पेक्टिवली। ठीक है। बिफोर टैक्स यानी कि प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है। किसका दिया है? डेट्स का दिया है 7%। प्रीफर्ड स्टॉक यानी कि प्रेफरेंस शेयर का 6.8%। और कॉमन स्टॉक यानी कि इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 11%। अब इसमें से जो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर है उसका तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स सेम ही रहता है, क्योंकि जो दोनों के ऊपर डिविडेंड पे करते हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ही आता है। तो दोनों प्री टैक्स निकाल ही नहीं सकते क्योंकि उसका टैक्स का इम्पैक्ट उस पर पहले ही चला गया है, उसका कोई टैक्स का इम्पैक्ट डिविडेंड पे है ही नहीं। ठीक है। लेकिन जो डेट्स है उसका तो लोग को प्री टैक्स अगर कॉस्ट ऑफ डेट्स दिया है तो लोग को पोस्ट टैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स सेविंग होता है ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो सिर्फ ये डेट्स वाला जो पार्ट है इसको पोस्ट टैक्स पे कन्वर्ट करना है, बाकी दो जैसे है वैसे ही रखना है। उसका प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स दोनों सेम ही रहता है। The company's target capital structure is 30% debts, 20% preferred stock and 50% common stock. ठीक है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा दिया है। प्रपोर्शन कितना रहेगा? The market value of company's debts is 145 million and its preferred stock is valued at 65 million. ABC Limited's free cash flow लेकिन कौन सा? टू द फर्म FCFF। ठीक है। FCFF for the year just ended is 28 million. FCFF is expected to grow at constant rate of 4% for foreseeable future. Expected to grow at constant rate of 4%. अब हमने ना तीन अलग अलग फॉर्मूलाज लिखा है। ठीक है। एक में हमने क्या किया, FCFF डिवाइड बाय WACC परसेंटेज यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू। वो कैपिटलाइज वैल्यू इज नथिंग बट विदाउट ग्रोथ, जीरो ग्रोथ मॉडल। बराबर। अगर इसी में ग्रोथ भी दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, FCFF डिवाइड बाय WACC माइनस जी। ठीक है। और तीसरा कि अगर ग्रोथ फ्लक्चुएटिंग है तो अपने को ईयर वाइज वर्किंग करके प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो दो ही फॉर्मूलाज है। ठीक है। एक कांस्टेंट ग्रोथ या नो ग्रोथ दोनों सेम है, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ। अगर कांस्टेंट ग्रोथ है या जीरो ग्रोथ है तो FCFF1 डिवाइड बाय WACC माइनस जी। जी दिया है तो लो, नहीं दिया तो जीरो लो। नो ग्रोथ में जीरो। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला अपना वो डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला कि जहां पे फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ रहेगा। आया समझ में? तो यहाँ पे तुम लोग को कांस्टेंट ग्रोथ दिया है 4% का, तो अपना फॉर्मूला क्या आएगा, FCFF1 डिवाइड बाय WACC माइनस जी। WACC लगेगा, FCFF1 लगेगा। ठीक है। और जी ऑलरेडी गिवन है 4%। ठीक है। टैक्स रेट इज 35%, ये डेट्स के लिए काम आएगा। एबीसी लिमिटेड इज 8 मिलियन आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स, ये प्राइस पर शेयर फाइंड करने के लिए डिवाइड करने को काम आएगा। व्हाट इज एबीसी लिमिटेड एस्टिमेटेड वैल्यू पर शेयर? इज एबीसी लिमिटेड स्टॉक अंडर प्राइस्ड? अंडर प्राइस है, ओवर प्राइस है, ये अपने को आंसर देना है। ठीक है।
चलो जल्दी से फाइंड करते हैं। अपना जो फाइनल टारगेट है वो है FCFF1 डिवाइड बाय WACC माइनस जी। ठीक है, ये क्या देगा अपने को? वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म या इक्विटी, फर्म। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म यानी कि वैल्यू ऑफ बिजनेस वो आएगा ये फॉर्मूला से। अब इस पे से अपने को वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड करना है, तो पहले तो अपने को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब FCFF 0 दिया है कि 1 दिया है वो रेडी करो जरा। 0 बोला तो जो ईयर अभी कंप्लीट हुआ वो 0 ईयर, और 1 बोला तो आज से 1 साल के बाद का, यानी कि ईयर 1। ठीक है, ईयर जस्ट एंडेड वाला दिया है, यानी कि FCFF 0 दिया है, तो उस पर ग्रोथ ऐड किया तो 1 का मिलेगा। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। FCFF 0 प्लस जी डिवाइड बाय WACC माइनस जी। समझ में आया? तो ये दोनों को जी ऐड करके दोनों को मिलेगा FCFF 1। हम लोग को सिर्फ WACC फाइंड करना है, बाकी सब नंबर्स अपने पास है, तो डायरेक्टली WACC का वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 WACC। सबसे पहले फंड में अपने को दिया है डेट्स, उसका कॉस्ट कौन सा लेना है? पोस्ट टैक्स लेना है। ठीक है, तो डेट्स का कितना दिया है? 7 माइनस 35%। बताओ कितना आएगा? उसके बाद में प्रीफर्ड स्टॉक दिया है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में प्री टैक्स पोस्ट टैक्स दोनों सेम ही रहता है, तो 6.8। उसके बाद में कॉमन स्टॉक, इसमें भी प्री पोस्ट सेम रहता है, 11%। प्रपोर्शन कितना है? तो देखो दोनों को प्रपोर्शन दिया है कहीं तो। 30% डेट से, 20 और 50। ठीक है, तो दोनों को मिलेगा WACC 4.55 इंटू 30%, 1.365। 6.8 इंटू 20%, 1.36। 11 इंटू 5.5, 8.225। ठीक है, ये मिला अपने को WACC का परसेंटेज। डायरेक्ट प्रपोर्शन दे दिया तो इसके लिए काम इजी होगा, अदरवाइज वो अमाउंट से मल्टीप्लाई करके बाद में निकालना पड़ेगा। तो FCFF 1 अपने को यहाँ पे अमाउंट दिया है 28 मिलियन, प्लस जी, जी अपने को दिया है 4%, डिवाइड बाय WACC मिला 8.225, यानी कि 0.08225 माइनस 0.04। या तो प्रपोर्शन में रखो या तो परसेंटेज में रखो, तो परसेंटेज का साइन कैलसी पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, रुपीज एंड नंबर ऑफ शेयर इन मिलियंस। चलो अभी वैल्यू ऑफ बिजनेस 689.23 मिलियन, उसपे से वैल्यू ऑफ डेट्स माइनस करेंगे 145, और ये सब में एक और एडिशनल पार्ट है, वैल्यू ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक। क्योंकि पहले बिजनेस के वैल्यू में से दोनों को डेट्स को रीपे करना पड़ेगा, प्रेफरेंस को रीपे करना पड़ेगा, जो बचेगा वो इक्विटी को मिलेगा। ठीक है, तो इक्विटी का नंबर लास्ट में आता है, प्रेफरेंस के बाद आता है, तो प्रीफर्ड स्टॉक भी माइनस करना है। कितना है? तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 479.23 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 8 मिलियन। ठीक है, लास्ट टाइम में दिया है।
तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर 59.90। इसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 32.5। तो ये क्या हुआ, अंडर प्राइस या ओवर प्राइस? इसका रियल प्राइस वैल्यूएशन टेक्निक के हिसाब से 59 रुपीज आना चाहिए। मार्केट में भी ये 32 पे ही चल रहा है, यानी कि ये बढ़ के 59 पे जाएगा। अभी ये अंडर प्राइस, ठीक है। ये वैल्यू रहना चाहिए, ये अभी है। तो ऐसे मत बोलो कि 32 के कंपेयर में 59 है, यानी कि ओवर प्राइस है। 59 अगर रहता तो ओवर प्राइस होता, ठीक है। अभी प्राइस चल रहा है 32, रियल प्राइस रहना चाहिए 59। तो भाव बढ़ेगा, ये अंडर प्राइस है, शेयर खरीदने को सजेस्ट करेंगे। तो एनालिस्ट लोग अभी ये बाय, यानी कि इसको बुलिश फॉर्म में सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को कि बाय कर। समझ में आया? क्लियर है ना? बस इतना सही सॉल्यूशन, ये 8 से 10 मार्क का सम है। फाइनली कंक्लूजन लिखो। द वैल्यू पर शेयर using FCFF approach is rupees 59.9. Current market price of share is rupees 32.5. Therefore, share is currently underpriced. Share is currently underpriced in the market. चलो क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Sandeep Corporation is considering for going public, but is unsure of fair offering price for the company. So going public यानी कि वो लोग आईपीओ लेके आने वाले हैं, लेकिन वो लोग को फेयर ऑफर प्राइस क्या रखना चाहिए वो लोग को पता नहीं। अब इसमें ना प्रैक्टिकल लाइफ में आईपीओ लाने के टाइम पे ना मर्चेंट बैंकर्स जो रहते हैं वो लोग का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है। मर्चेंट बैंकर्स कंपनी का डिटेल कलेक्ट करके, डेटा कलेक्ट करके, अलग अलग मेथड अप्लाई करके शेयर का रियल प्राइस क्या आना चाहिए वो फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इस पे अगर मर्चेंट बैंकर का कैलकुलेशन कुछ गलत हो गया और सपोज उन्हें ज्यादा प्राइस रखा, तो पब्लिक आएगी नहीं सब्सक्राइब करने को, ठीक है। और अगर प्राइस कम रखा तो वो केस पे कंपनी को उतने ही शेयर में ज्यादा अमाउंट मिलने वाला था, लेकिन वो नहीं मिलेगा, तो कंपनी को लॉस होगा। इससे डीमार्ट के केस पे से हुआ था। अभी तो आईपीओ का पूरा एक मार्केट ही चल पड़ा है, बूम पूरा पीरियड है कि हर आईपीओ प्रीमियम में ही जाता है। लेकिन डीमार्ट जब ये आया था ना, वो टाइम पे कुछ 600 ऐसे कुछ रुपए में उन्होंने आईपीओ लेके आया था। और आईपीओ लिस्ट होने के बाद ही 2 से 3 दिन के अंदर वो 900 को क्रॉस, यानी कि पब्लिक अगर 900 पे भी डीमार्ट अगर आईपीओ लेके आती है ना, वो लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं। यानी कि कंपनी को शेयर तो उतना ही देना पड़ा, सामने अमाउंट कम मिला, यानी कि अंडर प्राइस होगा। हाँ समझ गए, यानी कि उसका वैल्यू ज्यादा था लेकिन वो लोग कम प्राइस पे शेयर को लेके आए, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसे बहुत बड़ा क्लाइम भी किया, और अभी कुछ 5,000 के आसपास उसका भाव चल रहा है डीमार्ट का। ऐसा तो जिसे लिया और सेल नहीं किया तब से अब तक उसका 600 का भाव डायरेक्टली 5,000 रुपये का है।
वैसे एक लॉट भी खरीदा रहेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया वैसे। और वो टाइम पे इतना बूम पीरियड नहीं था, जैसे अभी है ना कि सब लोग चल पड़े थे कि कोई भी आईपीओ आया सीधा अप्लाई कर। तो वैसे वो टाइम पे नहीं था, तो वो टाइम पे लोग थोड़ा इन्वेस्टर्स कम थे मार्केट में। एलआईसी का आईपीओ आने के बाद है ना, इन्वेस्टर्स बहुत बढ़ गए। तो एक पूरा एक बूम पीरियड स्टार्ट हुआ। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स ने डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन किया। और उसके बाद में तो एक एक करके आईपीओ आया और इतना सक्सेसफुल होने लगा कि मार्केट में न्यूज ही स्प्रेड हो गए। आईपीओ आएगा, अप्लाई करो, पैसा मिलता है बस। अभी तो कोई देखता ही नहीं कि कंपनी क्या है। पता भी नहीं रहता है, शेयर सब्सक्राइब होने के बाद भी नहीं पता रहता है हमने कौन सी कंपनी का शेयर खरीदा। बस आईपीओ में नाम आया था, हमने अप्लाई कर दिया, लग गए, हो गए। एलआईसी अभी वापस आ रहा है थोड़ा ऊपर, लेकिन पहले तो बहुत डूबा है सब। बेचा मैंने, लॉस पे बेचा। हम्म। चलो, before hiring an investment banker to assist in making the public offering, manager at Sandeep have decided to make their own estimate of firm's common stock value. तो ये संदीप कॉर्पोरेशन क्या बोल रहा है कि मर्चेंट बैंकर जो है वो अपना वैल्यू तो निकालेगा, लेकिन मर्चेंट बैंकर पे भी पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। तो पहले वो लोग अपने साइड से वैल्यू निकालना चाहते हैं, बाद में मर्चेंट बैंकर के वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर उसे बहुत ही अंडर प्राइस बताया तो लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि तू इतना प्राइस कैसे बता रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली उस पर भरोसा मत करो, इसके लिए वो लोग वो खुद वैल्यू निकालने को ट्राई करें। द फर्म सीएफओ has gathered the data for performing the valuation using free cash flow valuation model। ठीक है, तो एफसीएफए वैल्यूएशन मॉडल वो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं, तो कोई भी मेथड वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग एफसीएफए अप्लाई कर रहे हैं। द फर्म्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, एंड इट हैज रुपीज 14 lakh डेट्स एट मार्केट वैल्यू एंड 5 lakh ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक एट इट्स एज्यूम मार्केट वैल्यू। ठीक है, डब्ल्यूएसीसी गिवन है 12%, तो अपने को कैलकुलेट नहीं करना है। डेट्स का मार्केट वैल्यू है 14 lakhs और प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू है 5 lakhs। ये जो अपन वैल्यू निकाला वैल्यू ऑफ बिजनेस 689, वो आप मार्केट वैल्यू अपन बोल सकते हैं। तो इसमें से जो अपन डेट्स और प्रेफरेंस शेयर माइनस करेंगे ना, वो भी मार्केट वैल्यू ही माइनस कर, कि बिजनेस का वैल्यू भी मार्केट वैल्यू है, तो बाकी दो भी मार्केट वैल्यू ले रहा है, फेस वैल्यू लेना नहीं। ठीक है, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा। ठीक है, द एस्टिमेटेड फ्री कैश फ्लो ओवर नेक्स्ट 5 years 2009 to 13 are given below. Beyond 2013 to infinity, the firm expects its free cash flow to grow at 4% annually। ठीक है, और नीचे जो टेबल में दिया है ना, वो ईयर दिया है 12 से 16, और ऊपर लिखा है 2009 से 13। मॉड्यूल का समय मैंने जानबूझ के चेंज नहीं किया, जैसे ही है वैसे ही रखा है। तो तुम लोग को ऊपर वाला जो है उसको इग्नोर करना है, और नीचे जो टेबल में वो यूज करना है, या तो टेबल वाला इग्नोर करना है और ऊपर जो है वो यूज करना है। ठीक है, ईयर का गड़बड़ है, सम बनाने वाले ने गड़बड़ किया है, तो अभी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 2013 के जगह पे अपने को 2016 इमेजिन करना है, तो 2012 से 16 का दोनों को फ्री कैश फ्लो गिवन है। ठीक है, 2016 के आगे वो लोग बता रहे कि ग्रोथ रहेगा 4% एनुअली का। ठीक है, फर्स्ट वन, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ सर्टेन कॉर्पोरेशंस एंटायर कंपनी यूजिंग फ्री कैश फ्लो अप्रोच। पूरे कंपनी का वैल्यू निकालो। पॉइंट नंबर बी, यूजिंग ए along with data provided above, find the subject corporation's equity share value। इक्विटी शेयर वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, और तीसरा, if firm plans to issue 2 lakh share of equity, what is the estimated value per share। तो जो वैल्यू इक्विटी का वैल्यू मिलेगा डिवाइड बाय 2 लाख करोगे तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर मिल जाएगा। यानी कि यही वर्किंग अपने को ये समय भी करना है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये सब में अपने को जो अप्रोच हमने अप्लाई किया ना, एफसीएफएफ का अप्रोच अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ था। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया डब्ल्यूसीसी माइनस जी वाला। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ है, अगर तुम लोग देखोगे तो हर साल जो कैश फ्लोज है वो सेम रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा है। पहले 40,000 से इंक्रीज हुआ, बाद में 30,000 है। ठीक है, बाद में वापस 40 है, बाद में वापस 40।
सब जगह पे अलग अलग है, यानी कि ग्रोथ सेम नहीं है। ठीक है। अगर ग्रोथ सेम नहीं है तो इसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ मॉडल। और फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ मॉडल में अपने को प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकालना पड़ेगा। ये आगे के ईयर्स का कैश फ्लो है, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ। जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ बिजनेस। वो वैल्यू ऑफ बिजनेस पे से डेट्स का वैल्यू प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो वैल्यू पर शेयर अपने को मिलेगा। समझ में आया? तो दो वे से इसको समझना है। पहला कि पहले वाले सब में अपने को कांस्टेंट ग्रोथ था, यहाँ पे ग्रोथ अलग अलग है, फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है। दूसरा, वहां पे जो कैश फ्लो दिया था वो लास्ट ईयर का दिया था। हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला में FCFF 1 चाहिए था, इसके लिए हमने उसमें ग्रोथ ऐड करके नेक्स्ट ईयर का फाइंड किया। लेकिन उसके आगे के ईयर्स का हमने फाइंड नहीं किया। जबकि यहाँ पे तुम लोग को आगे के ईयर्स का कैश फ्लो दिया हुआ है, वो दोनों को यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल। यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाला। ठीक है, हमने कैपिटलाइज किया। जबकि यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया? ईयर 2012, 13, 14, 15, 16। ठीक है। FCFF, FCFF दिया है 250, 290, 320, 360, 4 लाख। अब देखो, ये 5 साल के लिए तुम लोग का ये कैश फ्लो ग्रो हो रहा है। और उसके बाद में वो लोग बोल रहे हैं कि फर्म का आगे का जो ग्रोथ है टिल इंफिनिटी दैट विल बी कांस्टेंट ऑफ 4%। ठीक है। अब इसको है ना, मैं दूसरे वे से थोड़ा एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूँ। सपोज कोई कंपनी का, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट टेक सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। तो रिलायंस का सपोज आज उसका शेयर का भाव सपोज फॉर एग्जांपल ईयर जीरो में 3,000 है। ठीक है। तो मैं ईयर 1, 2, 3, 4, 5 सपोज 5 साल का मैंने प्रोजेक्शन किया कि उसका शेयर का भाव कितने परसेंट से ग्रो होगा। तो ये कैसे मैं प्रोजेक्शन कर सकता हूँ? तो मैं वो ग्रोथ का जो फॉर्मूला है B/R। ठीक है। ये रिटर्न्स ऑन इक्विटी वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके मैं ग्रोथ फाइंड करूँ। तो सपोज ये शेयर का भाव 3,200 हो जाएगा, सपोज 3,500 हो जाएगा, 3,800 होगा, सपोज 4,100 हो जाएगा और 4,300 हो जाएगा। ठीक है। 5 साल में ये 4,300 पे जाएगा, ये मैं सपोज मैंने प्रेडिक्ट किया। अब इसके बाद में ऐसा नहीं कि शेयर का भाव बढ़ना बंद हो जाएगा, तो इसके आगे भी शेयर का भाव बढ़ेगा। लेकिन मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि कंपनी को जितना नए नए प्रोजेक्ट लेके आने हैं, वो 5 साल में मैच्योर हो जाएगा। जैसे अभी रिलायंस जियो वालों ने लॉन्च किया है। ठीक है। तो एक जियो मार्ट है, जियो है, और बाकी का जो जियो के नए सेगमेंट्स है AI वगैरह में लोग एंटर हो रहे हैं। ठीक है। ये सब कुछ 5 साल में स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद में उन लोग को मार्केट को ग्रो नहीं करना है, सिर्फ मार्केट को मेंटेन करना है। ठीक है। तो उन लोग का ग्रोथ रेट स्टेबल हो जाएगा। अगर उन्होंने नया प्रोडक्ट कोई 5 5 साल में लॉन्च किया तो बात अलग है। अगर नए प्रोडक्ट कोई लॉन्च नहीं किए तो उन लोग का ग्रोथ एक पर्टिकुलर रेट से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है। तो मैं बीइंग इन्वेस्टर, मैं क्या सोचूंगा कि मैं ये शेयर 5 साल के लिए रखूंगा। तो आज मैं 3,000 में खरीदूंगा, 4,300 तक भाव जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 5वें साल के एंड में मैं ये शेयर को बेच दूंगा। क्यों बेचूंगा? कंपनी का ग्रोथ ही स्टेबल हो गया है और मैं इन्वेस्टर हूँ, कंपनी ग्रोथ स्टेबल हुआ, मुझे स्टेबल नहीं होना है। मुझे तो मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को फास्ट फास्ट बढ़ाना है। तो मैं रिलायंस से पैसा निकालूंगा और कोई ऐसी कंपनी सेलेक्ट करूंगा जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है। तभी भाव उसका कम रहेगा क्योंकि ग्रोथ स्टार्ट हुआ है। जैसे भाव एक पर्टिकुलर ग्रोथ तक बढ़ेगा, बाद में मैं शेयर उसका भी बेच दूंगा। तो मुझे नया नया कंपनी कंटिन्यू ढूंढना पड़ेगा
जहां पे कंपनी का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। पॉइंट समझ में आया? तो 5 साल के लिए मुझे रिलायंस पे ग्रोथ दिख रहा है, 5 साल के बाद में रिलायंस का ग्रोथ स्टेबल है, तो मैं 5 साल के बाद में रिलायंस का शेयर बेचूंगा और कोई नए कंपनी में जहां पे ग्रोथ अभी स्टार्ट हो रहा है वहां पे पैसा डालूंगा। मेरा पैसा ग्रो होते रहना चाहिए, ये मेरा पर्पस है। ठीक है। तो 5वें साल के एंड में शेयर का भाव कितना रहेगा, ये मैं कैसे फाइंड करूंगा? ठीक है। तो उसके लिए मुझे जहाँ पे ग्रोथ कांस्टेंट है वहां पे कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, FCFF1 डिवाइड बाय WSCC-G। ठीक है। तो अगर एक शेयर का केस रहेगा तो D1 लूंगा मैं, डिवाइड बाय KE-G लूंगा। ठीक है। तो अभी मुझे D1, अगर मुझे सॉरी P0 निकालना है तो मैं रहता हूँ D1/K-G, यानी प्राइस अगर आज का निकालना है तो, लेकिन मुझे प्राइस आज का नहीं निकालना है, मुझे कभी का निकालना है 5th ईयर के एंड का, यानी कि मुझे P5 चाहिए। तो मैं D कौन सा लूंगा, 6 डिवाइड बाय K-G। हाँ। ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे हमें प्राइस मिलेगा। पता चला? तो सेम वे मुझे ये 5 साल का फ्री कैश फ्लो दिया था, जब तक कंपनी ग्रो कर रहा है मैं ये कंपनी में कंटिन्यू करूंगा, और जैसे 5 साल के बाद में ये कंपनी का ग्रोथ स्टेबल हो रहा है, ठीक है, तो इसके 6th ईयर का यानी कि 2017 में अगर मैं जाता हूं तो फ्री कैश फ्लो कितना आएगा, 4 लाख प्लस 4% आएगा। ठीक है। 2018 में कितना होगा, ये जो अमाउंट आएगा 17 का उस पर 4% ऐड होगा, तो सिर्फ 4% से ग्रो होगा। और मैं शेयर मार्केट में 4% रिटर्न कमाने के लिए एंटर नहीं होता, मैं तो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे ग्रोथ स्टेबल हो रहा है मैं 2017 में जाऊंगा ही नहीं, 2016 का प्रॉफिट लेके 2016 के एंड में ही मैं बिजनेस को टर्मिनेट टर्मिनेट करूंगा। यहाँ पे मैं बीइंग इन्वेस्टर एक शेयर का निकाल रहा हूं, और यहाँ पे बीइंग ऑनर ऑफ द बिजनेस मैं बिजनेस को बेच दूंगा। ठीक है, यानी कि मेरा ओनरशिप किसी और को बेच के मैं फ्री हो जाऊंगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। तो 2016 के एंड में मुझे फाइंड करना है टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू यानी कि P16 फाइंड करना है 2016। तो इसके लिए मैं क्या लूंगा, FCFF 17 डिवाइड बाय WSCC-G। समझ में आया? अब FCFF 16 4 लाख का, तो 4 लाख प्लस G 4% है, प्लस 4% डिवाइड बाय WSCC। वहां पे देखो तो लोगों को कॉस्ट दिया रहेगा 12। ठीक है। बड़ा ही नंबर आता है। क्लियर है? तो मैं 5 साल ये बिजनेस पे बना हुआ रहूंगा, 5 साल का मैं फ्री कैश फ्लो अर्न करूंगा, और 5वें साल का एंड में ही मैं बिजनेस को 52 लाख में बेच दूंगा और मैं फ्री हो जाऊंगा। ठीक है। तो ये मेरा कैश इनफ्लो है। ठीक है। अब ये सबको प्रेजेंट वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 12% जो WCC है उससे ही होगा। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आएगा वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, बताओ प्रेजेंट वाले फैक्टर। 8929 7972 ओके ओके 5674। ठीक है। मल्टीप्लाई करके मिलेगा वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, तुम लोग ये मल्टीप्लाई कर लो और मुझे बताओ कितना आ रहा है।
40,88,409 मिला। चल अभी सबसे पहले वैल्यू ऑफ बिजनेस 40,88,409, उस पे से वैल्यू ऑफ डेट्स माइनस करो, कितना है? 14 lakhs लेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5 लाख, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 21 लाख 409 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितना इश्यू करने वाले वो लोग? 2 लाख, तो वैल्यू पर शेयर आया समझ में? तो सम बड़ा दिख रहा था लेकिन आंसर इतना सही है। क्या? वो वो ये पहला सम है इसके लिए, अभी आगे के हर सम में ये पॉइंट आएगा ही, तो ऑटोमेटिकली याद रखें। चलो क्वेश्चन नंबर 7, Alpha India Limited is trying to buy Beta India Limited. Beta India Limited is a small biotechnology firm that develop a product that are licensed to major pharmaceutical firms. The development costs are expected to generate negative cash flow of 10 lakh during first year of the forecast period. License fees is expected to generate positive cash flow of 5, 10, 15, 20 lakhs during 2 to 5 years respectively. Due to emergence of competitive product, the cash flow are expected to grow annually at modest of 5% after fifth year. The discount rate for first 5 years is estimated to be 15%, then drop to 8% beyond fifth year. Calculate the value of the firm. तुम लोग को कैश फ्लोज दिया है, फर्स्ट 5 इयर्स का दिया है ना। कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का कितना है? नेगेटिव में कुछ दिया है, -10, बाद में 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, ठीक है। ड्यूरिंग 2 to 5 years। उसके बाद में वो बोल रहा है कि ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट द कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एनुअली एट मॉडेस्ट ऑफ 5% आफ्टर फिफ्थ ईयर। यानी कि फिफ्थ ईयर के बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो रहा है। अगर ग्रोथ कांस्टेंट हो रहा है तो टर्मिनल वैल्यू आएगा। जब भी ग्रोथ कांस्टेंट होगा टर्मिनल वैल्यू अपने को लेना है, और कब भी लेना है ये भी ध्यान में रखना। जो साल में ग्रोथ मिला वो साल का ग्रोथ ले लो, जो साल से ग्रोथ कांस्टेंट हो रहा है वो साल में जाओ ही मत। फिफ्थ के एंड में ही तुम लोग को टर्मिनल वैल्यू फाइंड करना है, सिक्स में जाके टर्मिनल वैल्यू फाइंड नहीं करना है। समझ में आया? चलो आगे क्या बता रहे? डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर फर्स्ट 5 years 15% है, वो बाद में 8% पे जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फर्स्ट 5 years का 15% है, ये 5 years का ही है ना, तो 15% ही ले गए। ठीक है, बताओ 15% के हिसाब से 8696 7561 6575 5717 और यहाँ पे भी 497।
ठीक। चलो अभी टर्मिनल वाले कैसे निकाले गए, तो अपने को P5 फाइंड करना है। ठीक है, तो कैश फ्लो 6 लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय WACC माइनस जी। कैश फ्लो 6 कैसे मिलेगा, तो 20 प्लस ये 20 प्लस ग्रोथ कितना है 5, ये होगा 5%। और क्वेश्चन ये आता है WACC कौन सा है, तो उन्होंने बोला है कि WACC डिस्काउंट रेट जो है वो फर्स्ट 5 ईयर्स 15% है, बाद में वो 8% पे जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि 15 ले या 8 ले। 15। 8। 8। ठीक है, देखो कैसे हम लोग टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो फिफ्थ ईयर से हम लोग सिक्स ईयर का डेटा फाइंड कर रहे हैं। ग्रोथ कौन से ईयर का लिया, 6 का लिया। कैश फ्लो कौन से ईयर का लिया, 6 का लिया। और अगर ये डिस्काउंट इफेक्ट फिफ्थ का लिया तो गलत होगा। तो अगर अपन वैल्यू फिफ्थ ईयर का फाइंड कर रहे हैं बेस्ड ऑन डेटा ऑफ सिक्स ईयर, तो सब कुछ सिक्स ईयर का दोनों को चाहिए। समझ में आया। ठीक है, तो 20 प्लस 5% डिवाइड बाय 0.03, 700, ये आएगा टर्मिनल वैल्यू। अब यहाँ पे देखो गेम कैसे चल रहा है कि सिक्स ईयर का नंबर यूज करके टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर यूज कर, और उसको डिस्काउंट कौन से रेट से कर रहे हैं, तो 15 से कर रहे हैं, 8 से नहीं कर रहे। क्योंकि जो वैल्यू फाइंड किया है वो फिफ्थ ईयर के एंड का वैल्यू फाइंड किया है, और फिफ्थ ईयर तक डिस्काउंट रेट 15% ही था। वैल्यू फाइंड करने के लिए जो नंबर्स यूज करना है वो सिक्स ईयर का करना है, और सिक्स ईयर में WACC चेंज था। तो टर्मिनल वैल्यू सबको सिक्स ईयर से लेना है, लेकिन डिस्काउंट है फिफ्थ ईयर के रेट से करना। हाँ, ओके, लेकिन क्लियर हुआ अभी। अच्छा, कितना, 0.05। वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब इसमें दोनों को सिर्फ वैल्यू ऑफ बिजनेस सिखाने को बोला है, शेयर का वैल्यू वगैरह बोला नहीं। तो बस यही पार्ट पे सम खत्म हो जाएगा। इसमें मेन पार्ट ये था कि जब डिस्काउंटिंग रेट अलग अलग दिया तभी तुम लोग कैसे टैकल करोगे, वो मेन पार्ट। अगर वो नहीं पता रहेगा तो फिर ये आंसर गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6। ABC Limited requires initial investment of 12 lakh for its new store, for which 4 lakh would come from borrowing at interest rate of 8%। तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ नया स्टोर ओपन कर रहे हैं, उसमें से 4 लाख रुपया, 12 लाख में से 4 लाख रुपया बोरोविंग से आएगा, यानी कि 8 लाख रुपया खुद का इन्वेस्टमेंट रहेगा। बोरोविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। Interest is paid for 5 years and entire principal with interest is repaid at the end of sixth year। 5 साल इंटरेस्ट पे करो, यानी कि तभी EMI कुछ नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करो। और सिक्स ईयर के एंड में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों रीपे करो, यानी कि पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट सिक्स ईयर के एंड में रीपे हो।
अगर प्रिंसिपल एक ही साथ रीपे हो रहा है 6th ईयर के एंड में, यानी कि इंटरेस्ट हर साल का सेम ही रहेगा। प्रिंसिपल अगर पे होते जाएगा तो इंटरेस्ट कम होता है, अगर प्रिंसिपल कम नहीं हो रहा है तो फिर इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। हाँ आएगा, 6th ईयर का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट एक्सपेंस आर टैक्स डिडक्टिबल एट द रेट ऑफ 36%, but प्रिंसिपल पेमेंट्स आर नॉट, ये तो कंफर्म है। द कैश फ्लो टू द फर्म आर एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 80,000 इनिशियल। The cash flows are expected to grow at the rate of 30% for first 4 years and 75% from fifth year. Estimate the free cash flow to equity. सिर्फ एफसीएफ ही कैलकुलेट करना है, उसको यूज करके आगे जैसे वैल्यूएशन वगैरह करते हैं वो कुछ करना नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूएसीसी या केई दिया ही नहीं है। ठीक है। और एफसीएफएफ अपने को पहले साल का गिवन है, तो अपन जो टेक्निक यूज करेंगे एफसीएफई का, वो एफसीएफएफ माइनस इंटरेस्ट 1 - t, ठीक है, प्लस अगर फर्दर बोरोविंग किया तो, और अगर बोरोविंग रीपे किया तो लेस होगा। ठीक है, तो एफ सी एफ एफ माइनस इंटरेस्ट और नेट बोरोविंग को प्लस माइनस करना है। लोन लिया तो कैश इनफ्लो होगा, लोन रीपे किया तो कैश आउटफ्लो। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को कितने साल का ये वर्किंग करना है ये दिया नहीं, तो जितने साल का डेटा दिया है उतने साल का अपन वर्किंग करते हैं। लोन रीपे होने के बाद कैश फ्लो तो रहेगा, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट वगैरह रहेगा नहीं। तो अपने को 6 साल में लोन रीपे करने को बोला है, तो अपने को 6 साल का एफसीएफ ही फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आया? अभी देखो, पहले साल में 12 लाख टोटल अपने को चाहिए, उसमें से 4 लाख रुपया बोरोविंग का आएगा, यानी कि नेट इक्विटी वालों को 8 लाख रुपया कैश डालना पड़ेगा, यानी कि कैश आउटफ्लो है पहले साल, पहले इनिशियल टाइम में, यानी कि 0 ईयर। बाद में उन्होंने क्या बोला है कि, किधर गया, हाँ, द कैश फ्लो टू द फर्म यानी कि एफसीएफएफ आर एक्सपेक्टेड टू बी 80,000 इनिशियल, 80,000 करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड यानी कि ये लास्ट ईयर का नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का है। अगर वो लास्ट ईयर का रहता तो बोलते ना कि लास्ट ईयर का एफसीएफएफ इतना था और आगे ग्रो होगा, ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड एफसीएफएफ वो 80,000 है, यानी कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड बोला तो नेक्स्ट ईयर का ही रहेगा ना। तो इस पे फर्स्ट ईयर के लिए ग्रोथ ऐड नहीं करना है, उसके आगे के लिए अपने को ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा। तो पहले साल का 80,000 का एफसीएफएफ आएगा। आगे उन्होंने बता रहे कि दिस कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 30% फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। पहले 4 साल के लिए 30% से ग्रो होगा, तो 80 प्लस 30%, 1,04,000, 104 प्लस 30%, 135,200, 135,200 प्लस 30%। चलो, आगे वाला बता रहे हैं कि 75% रहेगा फ्रॉम ईयर फिफ्थ। तो फिफ्थ ईयर में 175,760 प्लस 75%, 3 lakhs 307,580 प्लस 75%।
5 लाख। चलिए, अभी इंटरेस्ट अपना जो बोरोविंग है वो 4 लाख का है। तो 4 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, यानी कि 32,000 होगा, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट है 36। ये वाला एलिमेंट इंटरेस्ट 1 - T। अब ये इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि लोन कभी रीपे हो रहा है, 6 ईयर के में एक साथ रीपे हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, 20,480 और 4 लाख भी रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर रीपेमेंट है तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, बाकी सब जगह पे रीपेमेंट ऑफ लोन कुछ नहीं है, फर्दर लोन कुछ नहीं। ठीक है, तो 80 माइनस 20,480, 59,500, 520, 1,04,000 माइनस 20,480, 83,520। लास्ट वाले का निकालो, 538 माइनस 20,480 माइनस 4 लाख। आया समझ में? ये तो लगा 6 साल का FCFE उन्हें फाइंड किया। क्लियर है? हो गया है, बस इतना ही है। अब इसको आगे यूज कुछ करना नहीं, क्योंकि अपने को केई वगैरह कुछ दिया नहीं, तो बस ये फाइंड करने को बोला था FCFE, वो फाइंड। चलो क्वेश्चन नंबर 9। Z Limited has an issued and paid a capital of 50,000 share of 100 each. The company declared dividend of 12.5 lakhs during last 5 years and expected to maintain the same level of dividend in future. The control and ownership of the company is lying in the few hands of directors and their family members. The average dividend yield for the listed company in the same line of business is 18%. Calculate the value of 3,000 shares in the company. तो बहुत डिफिकल्ट सन। चलो, तो वो लोग बता रहे कि कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 12.5 lakhs ड्यूरिंग लास्ट 5 years, 12.5 लाख का डिविडेंड पे किया है। अब ये क्या है, पर एनम में कि टोटल डिविडेंड 12.5 lakhs नहीं रहेगा ये, क्योंकि कैपिटल कितने का है, 50,000 इंटू 100, 50 लाख, 50 लाख पे 12 लाख तो बराबर है ना, उतना तो डिविडेंड देना ही चाहिए। तो ये 5 साल का क्यूमुलेटिव अमाउंट नहीं है, पर एनम का ही है। ठीक है, तो D0 डिविडेंड 1250,
डिविडेंड यील्ड 18% है, therefore वैल्यू ऑफ इक्विटी ग्रोथ 0%, एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द सेम लेवल बोला है ना, बराबर, यानी कि ग्रोथ नहीं है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी D1 अपॉन के माइनस जी, तो D1 होगा 1250 का 1250, ग्रोथ जीरो है ना, के 18%, जी जीरो, बताओ। वैल्यू पर शेयर 6944,444 डिवाइड बाय 50,000 शेयर है, 88, तो वैल्यू ऑफ 3000 शेयर उन्होंने पूछा है लास्ट टाइम में, 138.88, मार्क्स देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 10, a company manufacturing needle roller bearing is financed by debt and equity to the extent of 3:7, which total debts of 10.82 million. The company's debt is valued at 8%. तो 10.82 मिलियन का टोटल डेट्स है और रेट है उसका 8% का। द बीटा ऑफ द कंपनीज इक्विटी शेयर इज नोन टू बी 1.5. द कंपनी जनरेट्स फ्री कैश फ्लो ऑफ 2 million with the known growth projection of 5% to perpetuity. 5% का परपेचुअल ग्रोथ, तो अपने को ये जो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला ही आएगा, ठीक है। और दोनों को फ्री कैश फ्लो ही दे दिया है, क्या लिखा है, द कंपनी जनरेट्स फ्री कैश फ्लो ऑफ 2 million, यानी कि FCFF, ठीक है। कुछ नहीं बोला तो FCFF रहता है, अगर इक्विटी करेगा तो लोग आगे वर्ड यूज करते हैं FCFE, ठीक है। तो FCFF गिवन है अपने को 2 million का और 5% का ग्रोथ है, तो अपन यहाँ पे लेंगे 2 million प्लस 5% डिवाइड बाय WACC अपने को चाहिए, ठीक है। तो WACC के लिए दोनों को डेट्स दिया है 8% का, और KE अपने को निकालना पड़ेगा, बीटा ऊपर दे दिया था, आगे दोनों को RF और RM बता रहे। If it is known that market risk premium is 6% and risk free rate is 5%, तो RF 5 and RM minus RF वो 6 risk premium, ठीक है। What is the value of each equity share of 1 million shareholder of the company? Assume that company is in 40% tax bracket. चलो अभी देखो, सबसे पहले के RF बीटा RM माइनस RF है 5, बीटा 1.5 इंटू 6, 14, वर्किंग नोट नंबर 2, WACC डेट्स का है 8 माइनस 40%, 4.8, ये समझा क्या। पोस्ट टैक्स लेना है, उसका प्रपोर्शन कितना है, तो ऊपर फर्स्ट टाइम में लिखा है 3:7 का प्रपोर्शन है, डेट्स का 3 है, इक्विटी का 7 है, यानी कि 3/10, या तो 3 और 7 लिखो, बाद में डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3/10, वैसे सेम वे इक्विटी, इक्विटी का 14% मिला और उसका 7/10, तो WACC मिलेगा, फाइनल आंसर 11.24, ठीक है। ये WACC। अभी वैल्यू ऑफ बिजनेस
इक्वल टू FCFF1 अपॉन WSCC माइनस G। FCFF अभी अपने को दिया है 2 मिलियन प्लस ग्रोथ, ग्रोथ बोला है 5% का है। WSCC आया 11.24 माइनस 5। वैल्यू ऑफ डेट्स को माइनस करेंगे, 10.82 वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा। एट थ्री थ्री एट डिवाइड बाय 1 मिलियन तो 22.83 ये वैल्यू पर शेयर। समझ में आया? ये भी एग्जाम प्रॉब्लम ही है, मैंने ईयर लिखा नहीं है। हाँ नॉर्मली आता ही है। तुम लोग का गुड लक बैड लक उसके तो